अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 दैट इज़ सेल्स एंड टिश्यूज़। देखिए, सेल्स एंड टिश्यूज़ के अबाउट हमने चैप्टर 1 में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। जैसे एक दीवार जो होती है वो छोटी छोटी ईंटों की बनी हुई होती है, तो वो जो ईंट है जो दीवार को बना रही वो उसका यूनिट हुआ। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो भी छोटे छोटे यूनिट्स की बनी हुई होती है जिसको हम सेल कहते हैं। ठीक, और जब सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने चैप्टर 1 में ही ले ली थी। अब हम पढ़ते हैं इसको फर्दर, सेल को और टिश्यूज़ को। देखें, सेल जो होता है ना वो बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी का ना। तो अब इतना स्मॉल यूनिट है कि इसको हम अपनी आँखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब इसको देखने के लिए हमें नीड होती है माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप क्या है? देखिए, माइक्रोस्कोप को अगर हम वर्ड को देखें, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड स्कोप मीन्स टू सी। तो ओवरऑल ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा सब्जेक्ट जिसको सबसे पहले इन्वेंट जैनसन ने किया था इन 1590। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी जिसको 1590 में इन्वेंट किया गया था। लेकिन ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को तो देख सकती थी, लेकिन सेल इस माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते। ठीक, एक माइक्रोस्कोप खरीदते हुए ना दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। दो चीज़ें इसकी जो है मेजर की जाती है, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि एक इमेज जो है वो कितनी जूम हो सकती है, कितनी एनलार्ज हो सकती है उस माइक्रोस्कोप के ज़रिए। जैसे मतलब कितना एक्स हम उसको जूम कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। रिजोल्यूशन का मतलब है कि उसको जूम करने के बाद वो कितनी क्लियर है पिक्चर। ऐसा होता है ना कि कोई पिक्चर हम जब जूम कर लेते हैं तो वो ब्लर हो जाती है, तो ये ब्लर का ना होना इज़ कॉल्ड रिजोल्यूशन, यानी क्लियरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई माइक्रोस्कोप इनलार्ज भी करती है और उसकी क्लियरिटी भी अच्छी है, दैट मीन्स कि वो माइक्रोस्कोप ज़बरदस्त है। अब रिजोल्यूशन की एक और डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन, यानी एक जो ऑब्जेक्ट, जो सैंपल आप मेजर कर रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिमेन। उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं उनके डिस्टेंस बिटवीन, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है उसको हम रिजोल्यूशन कह रहे हैं। और वो जो कि अभी भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है। तो क्लियरली अगर वो डिस्टेंस नज़र आ रहा है दैट मीन्स कि उसकी रिजोल्यूशन अच्छी है। माइक्रोस्कोप दो तरह की होती है, एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज़ करके ही ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन के बीम यूज़ होता है। इसकी रिजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर और मैग्नीफिकेशन 2,50,000 होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो लाइट माइक्रोस्कोप से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और इसी की मदद से हम सेल देख सकते हैं, बल्कि सेल के ऑर्गेनील्स भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिर फर्दर 2 टाइप्स की है, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग में पूरे सैंपल को के सरफेस को स्कैन किया जाता है, यानी लाइट इस तरीके से मूव होती है पूरे पेज से और बैक एंड फोर्थ, और वो पूरा सैंपल जो होता है वो स्कैन हो जाता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जिस सैंपल को हमें ऑब्जर्व करना है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, स्लाइसेस में, फिर उन स्लाइस को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ से आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन याद कर लें कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक थे 1665 में, और कम्प्लीटली सेल इन्होंने भी नहीं देखा था, सिर्फ जस्ट सेल वॉल देखी थी। एंटोन वेन लिवियन हुक ने सबसे पहले एक लिविंग सेल देखा था। बैक्टीरिया को भी इन्होंने डिस्कवर किया था, एज वेल एज प्रोटोजोन को भी। रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। श्लाइडन एंड शवान ने सेल थ्योरी दी हुई है, और इस तरीके से ये दो और साइंटिस्ट हैं, आप इनके कंट्रीब्यूशन याद कर लें। अब आते हैं सेल थ्योरी की तरफ। सेल थ्योरी के ओवरऑल 3 पॉइंट्स पढ़ाए जाते थे, अब जो न्यू बुक आई है उसमें 4 पॉइंट्स हैं। बहरहाल उसमें जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो श्लाइडन एंड शवान ने दिए हैं, जबकि बाकी पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है दैट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1855। अब पहले 2 पॉइंट्स कौन से हैं जो श्लाइडन एंड शवान ने दिए हैं? वो सेल थ्योरी में सेल को ही डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी जानदार चीज़ें हैं, वो किस चीज़ की बनी हुई हैं? वो सेल की बनी हुई हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। और फिर दूसरे ही जो पॉइंट है उसमें बता रहे हैं कि सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, सेल थ्योरी का थर्ड पॉइंट है दैट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट जो नए सेल बनते हैं वो मौजूदा सेल के डिवीजन से बनते हैं। न्यू स्ट्रक्चर जो है वो खुद ब खुद नहीं बनती, इट्स नॉट अ डी नोवो स्ट्रक्चर।
ठीक। अच्छा, अब आते हैं सब सेल्यूलर पार्टिकल्स पर। देखिए कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में शामिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम्प्लीटली सेल के बनी हुई नहीं है, दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल, लेकिन फिर भी लिविंग में आ रही हैं, या हम इनको ऐसा कहें कि ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसमें एग्जाम्पल पे वायरस, प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स आ जाते हैं। अब ये तीनों बीमारियां काज करने वाले कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम कम्प्लीटली लिविंग भी नहीं कह सकते, नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, इनको ऑर्गेनिज्म का वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते, एंटिटीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं हम इनके लिए। अब दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, तो इन तीनों के नाम याद रख लें। अब आते हैं सेल की तरफ। देखिए सेल की डेफिनेशन पहले भी पढ़ ली, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 1 to 10 माइक्रोमीटर से स्टार्ट है, और जो है लार्जर सेल तो 1000 माइक्रोमीटर तक भी जा सकते हैं साइज़ में। अब टाइप्स जो है सेल की आए तो दो तरह के सेल मौजूद होते हैं बॉडी में। बॉडी में तो हमारे एक ही तरह के सेल होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें या प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं या फिर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, प्रो मीन्स प्रो जो वर्ड है दैट मीन्स अर्ली, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। अब इसमें जो न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं हुआ, या ऐसा कहें कि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो नहीं है, देयर इज़ नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। उसके अलावा जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो भी मौजूद नहीं होते, बस कोई एक दो ऑर्गेनील मौजूद होता है बस। अब यूकैरियोटिक बात करें तो ये वेल डेवलप्ड सेल है, इसमें न्यूक्लियस भी प्रॉपर होता है, यानी उसकी मेम्ब्रेन होती है प्रॉपर, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स भी इसमें बहुत सारे होते हैं। तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे तकरीबन यूकैरियोटिक के सिवाय कुछ के वो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक में आ जाते हैं। अब एनिमल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस को देखते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो मेजर डिफरेंस है वो उनकी सेल वॉल का है, कि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि प्लांट सेल एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड्स की बात करें वो भी एनिमल सेल में नहीं होते, प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। ठीक। एनिमल सेल जो होता है उसमें वैक्यूल्स बहुत थोड़े से होते हैं, जबकि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। आगे हम ऑर्गेनील के डिफरेंस भी देखते चले जाएंगे। एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पर होता है, और प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में होता है, नियर द एज ऑफ द मैच्योर सेल। वो इस वजह से क्योंकि इनका वैक्यूल बहुत बड़ा होता है इसलिए। सेंट्रियोल भी एनिमल सेल में मौजूद होते हैं, प्लांट सेल में मौजूद नहीं होते। उसके अलावा और भी मेजर डिफरेंसेस हैं, जैसे एनिमल सेल जो होते हैं वो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इस वजह से ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ यानी अपना अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करने वाले। प्लांट सेल जो है उनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ठीक। अब सेल के पार्ट्स पे आते हैं। सेल में सबसे पहला पार्ट है सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट में मौजूद है, याद रखें सिर्फ प्लांट में मौजूद है। अब ये सेल की आउटर बाउंड्री होती है। ठीक। वॉल का मतलब ये कि वॉल की तरह बाहर से बाउंड्री दे रही है। ये बाउंड्री टफ होती है, रिजिड होती है, सख्त होती है, नॉन लिविंग भी है और परमिएबल है, यानी इसमें से आयन, साल्ट्स वगैरह जो है वो आराम से इन एंड आउट हो सकते हैं। इसमें कोई भी रेगुलेशन नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि कुछ चीज़ें आयंस या कुछ ऐसी चीज़ें जो अंदर नहीं जा सकती सेल के, तो ये परमिएबल होती है। सेल वॉल के कुछ फंक्शंस हैं। देखो एक दीवार जो होती है वो प्रोटेक्शन भी देगी, स्ट्रक्चर भी देगी, सपोर्ट भी देगी, तो ये तीनों काम इस सेल वॉल के भी हैं। सेल वॉल जो होती है वो प्रोटेक्शन भी दे रही है, वरना ये मटेरियल जो होता है सेल के अंदर जो मटेरियल है वो पूरा फैला हुआ होता, लेकिन इस वॉल की वजह से इसको प्रोटेक्शन मिल गई, स्ट्रक्चर भी मिल गई एक तरह से, और सपोर्ट भी मिल जाती है। अब सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है वो डिपेंड करता है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। अगर प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो उसमें सेल्यूलोज मौजूद होता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। पेप्टिडो मीन्स प्रोटीन एंड ग्लाइकेन मीन्स कार्बोहाइड्रेट, यानी शुगर एंड अमाइनो एसिड्स की बनी हुई होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। इस तरीके से डिपेंड करता है कि किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल है। सेल वॉल जो होती है ना वो एक वॉल नहीं है, इसको अगर हम जूम्ड उस व्यू में देखें तो ये खुद भी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इस पूरी को हम सेल वॉल कह रहे हैं, लेकिन ये जो सेल वॉल है इसमें फर्दर कितनी लेयर्स आ रही हैं, 3 लेयर्स आ रही हैं। अब ये जो 3 लेयर है इसमें देखें ये बाहर वाली जो लेयर है इसको हम कहेंगे आउटर मोस्ट लेयर। हमें ऐसा लगता है कि
ये जो पहली वाली लेयर है वो मिडिल लैमेला नहीं होगी, मिडिल लैमेला हम बीच वाली को कहेंगे, लेकिन मिडिल लैमेला बाहर वाली जो लेयर है ना आउटर मोस्ट, इसको मिडिल लैमेला कह रहे हैं। और जो उसके इनर पे आ रही है मिडिल लैमेला के अपॉन में, तो वो आ रही है, उसे हम कह रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल। और जो बिल्कुल इनर आ रही है वो आ रही है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक, यानी सेल का जो अंदर का मटेरियल है उसको फेस कौन सी वॉल कर रही है, सेकेंडरी वॉल, और बाहर के उससे मिडिल लैमेला, और जो बीच में आ रही है दैट इज़ प्राइमरी सेल वॉल। इनकी कंपोजिशन भी याद कर लें कि मिडिल लैमेला में पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, प्राइमरी सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की। सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन से एमसीक्यूज बनता है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है दैट इज़ लिग्निन। लिग्निन एक सख्त तरह का मटीरियल होता है और जहाँ पर लिग्निन मौजूद हो वो चीज़ टफ होती है, रिजिड होती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है बाकी लेयर से रिजिड है क्योंकि इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हुई है। ओके, सेल वॉल में ना कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से ओपनिंग्स होती हैं सेल वॉल में, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और वहीं से सेल का जो इनर मटेरियल होता है वो बाहर जा सकता है, बाहर का जो मटेरियल होता है वो इनर, यानी एक तरह से कम्युनिकेशन में रहता है सेल दूसरे सेल के साथ। तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि दो सेल्स के बीच में उनकी सेल वॉल में थोड़ी सी ओपनिंग होंगी। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। देखिए, बाहर से होती है सेल वॉल, उसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल खुद भी 3 लेयर्स की बनी हुई थी। अब सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में मौजूद थी, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल हो, प्लांट हो, हर तरह के सेल में सेल मेम्ब्रेन लाजमी मौजूद होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसी वजह से इसे हम कहते हैं इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स। सारे सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है और ये लिविंग बाउंड्री होती है, जबकि सेल वॉल एक नॉन लिविंग बाउंड्री थी। सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बिहेवियर को, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, दैट आर सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में उन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है और जिस मॉडल के थ्रू किया दैट मॉडल इज़ कॉल्ड फ्लड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के थ्रू इन्होंने पूरी स्ट्रक्चर बताई हुई है सेल मेम्ब्रेन की। अब जो सेल मेम्ब्रेन ने बताया ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। जैसे सेल वॉल जो थी वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर थी, सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है और वो दोनों लेयर किसकी बनी हुई है, फास्फोलिपिड की बनी हुई लेयर्स हैं, जो मैट्रिक्स यानी मीडियम के तौर पे बिहेव करेंगी। ये देखें आप, सेल वॉल है, ठीक है, ये भी सेल वॉल की पिक्चर है। अब सेल वॉल इस पूरी लेयर को कह रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं सेल मेम्ब्रेन है ये। अब इसमें आप देखें कि एक लेयर ऊपर की तरफ है, एक लेयर नीचे की तरफ बनी हुई है, सो दैट्स वाई हम इसको कह रहे हैं एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाय लेयर स्ट्रक्चर है। अगर आप इसकी जूम्ड पिक्चर देखोगे अपनी बुक में तो ये एक यूनिट है, इस एक यूनिट को देखें तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई है क्रोमोसोम की तरह। अब ये हेड है और ये टेल है और ये पूरा फॉस्फोलिपिड कहला रहा है। ये फॉस्फोलिपिड इस तरीके से यूनाइट होके एक लेयर बनाते हैं, इस तरीके से उल्टे जो है यहाँ से नीचे से लगे हुए हैं तो 2 लेयर बन जाती हैं फॉस्फोलिपिड की। इन फॉस्फोलिपिड लेयर्स के बीच में होती है प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है और कुछ प्रोटीन इनके बाहर से निकली हुई होती है। तो जो प्रोटीन्स इनके बीच में मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन, वो इस मैट्रिक्स में यानी इस फास्फोलिपिड जिसको हम कह रहे हैं कि ये इट एक्ट्स लाइक अ मैट्रिक्स, मीडियम के तौर पे बिहेव कर रहा है, उसमें ये जो प्रोटीन होती है वो फ्लोट करती है, तैरती है लाइक अ मोज़ेक। मोज़ेक हम एक मतलब जिसकी शेप ना हो, एक अजीब सा मास बना हुआ हो, उसको मोज़ेक कहते हैं। तो ये जो है ना तैरती रहती है तो उसको मोज़ेक कहते हैं। इसी वजह से इस जो मॉडल है इसका नाम है फ्लड मोज़ेक मॉडल, जिसमें फ्लड जो है वो डबल बायलेयर ऑफ फास्फोलिपिड की को कह रहे हैं और मोज़ेक हम प्रोटीन को कह रहे हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमीएबल है, यानी ये सिर्फ कुछ आयंस को ही पास होने देती है, जैसे हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन आयंस को ही परमिट करती है इन एंड आउट के लिए। अब ये जो मूवमेंट होती है ना मेम्ब्रेन के इन एंड आउट, वो 4 तरह से हो सकती है। ये 4 जो है ना इसके तरीके हैं, प्रोसेस हैं जिनके थ्रू मटेरियल सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर जा सकता है, जिसमें पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है
चीज़ें अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएं। कैसे? जैसे देखो ये एक सेल है, इसके बाहर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। अब सेल को ऑक्सीजन की नीड है, बाहर सेल के ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर कम है, यानी बाहर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो खुद ब खुद ये ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ जाएगी, यानी किसी भी एनर्जी की नीड नहीं है, खुद ब खुद ये अंदर आ जाएगी। तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक तरह से पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव का मतलब होता है कि इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती, खुद ब खुद ये अंदर आ जाएगी, ठीक है। ऑस्मोसिस भी कुछ इसी तरीके से होती है, लेकिन ऑस्मोसिस का वर्ड हम खास तौर पे वाटर के लिए ऐड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। यानी अगर ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर वाटर मौजूद है बाहर ज़्यादा, अब ये बाहर से सेल के अंदर आ रहा है, या फिर सेल के अंदर ज़्यादा मौजूद है, तो सेल से बाहर अगर वाटर जा रहा है तो इस तरीके की मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये भी डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है। डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी हाई से लो की तरफ जा रही है, और ये भी बगैर एनर्जी सप्लाई के हो रही है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हुई। अब इसमें कुछ हम एग्जांपल दी हुई है कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल को 3 मुख्तलिफ तरह के सॉल्यूशन में रखा गया। एक वो सॉल्यूशन है जिसमें रेड ब्लड सेल के मुकाबले जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, जैसे आपने इसमें रेड ब्लड सेल पुट किया तो चीज़ें या वाटर जो है हमेशा हाई टू लो मूव करता है, तो सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है, वाटर बाहर मूव करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से क्या होगा कि सॉरी इसका ऑपोजिट होगा, कंसंट्रेशन लो है, इसका मतलब है कि पानी की कंसंट्रेशन लो नहीं है, आयंस की कंसंट्रेशन लो है, यानी यहाँ पर वाटर जो है वो ज़्यादा है। अब जब वाटर ज़्यादा है सेल के मुकाबले, तो वाटर इन अंदर की तरफ मूव करेगा। अब जब वाटर अंदर की तरफ मूव करता है तो जो सेल है, आप देखिए ओरिजिनल साइज से इसका सेल जो है वो साइज में बढ़ता चला जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें कंसंट्रेशन जो होगी जैसी सेल के अंदर है वैसी बाहर है, यानी सैंपल और बाहर के इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन एक जैसी होगी। अब जब कंसंट्रेशन दोनों साइड एक जैसी होगी तो मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगी। तो रेड ब्लड सेल को अब अगर आप रख भी रहे हो तो कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं आएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन हो आयंस की, यानी वाटर जो होगा वो लो होगा एज़ कम्पेयर टू द सैंपल। आपने सैंपल जैसे ही रेड ब्लड सेल इसमें पुट किया तो क्या होगा कि रेड ब्लड सेल के अंदर का जो पानी है वो बाहर जाना स्टार्ट कर देगा, और इतना बाहर चला जाता है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसका सारा पानी बाहर जब चला जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने की वजह से इसकी शेप में बिगाड़ आ गया। तो साइटोप्लाज्म की श्रिंकेज को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है कि जो साइटोप्लाज्म है उसका पानी बाहर चला गया और वो श्रिंक हो गया। थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि आयंस मूव तो करते हैं हाई टू लो कंसंट्रेशन, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कुछ कैरियर प्रोटीन्स यूज़ होती हैं। जैसे इसमें देखें ये कैरियर प्रोटीन है, इस मॉलिक्यूल को यहाँ जाना है हाई टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन डायरेक्टली नहीं जा सकता क्योंकि हमें पता है ना कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है मेम्ब्रेन, हर चीज़ को अंदर आने नहीं देती। तो कुछ आयंस तो डायरेक्टली यहाँ पर इन आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ आयंस को कैरियर प्रोटीन बाहर से अंदर ले आएंगी। तो ये देखें ये असिस्टेंट है, समझो पीए है, और सेक्रेटरी से मिलवाना है इसको, तो ये खुला और लिया कस्टमर तो नहीं होंगे, जिसको भी काम है उसको लिया और यहाँ से दरवाज़ा खोल के भेज दिया अंदर, यानी इसको डायरेक्टली अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये उस एरिया का एम्प्लॉय नहीं था जिसको डायरेक्टली इजाज़त मिल जाती। इस वजह से कुछ कैरियर थे जिन्होंने 10-15 रुपये नहीं, 10-15 रुपये भी नहीं लिए, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर ये कुछ पैसे लेकर फिर इसको अंदर आने देते ना तो ये हो जाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि ये रही वो प्रोटीन जो कि रिश्वत लेके उसके बाद जो है ना इसको अंदर जाने देगी। सोडियम को, पोटाशियम को ज़रूरत है अंदर सेल के अंदर, तो इनको अंदर आने के लिए इनसे कुछ जो है ना लेती है, और वो क्या लेती है, एटीपी। इसको हम कहते हैं एनर्जी का सिक्का। तो ये एनर्जी का सिक्का आम सिक्कों से पाकिस्तान रुपी से ज़्यादा महंगा होता है, और फिर एटीपी जैसे ही प्रोवाइड करेंगे इसको एनर्जी मिलेगी और फिर ये अंदर आ सकते हैं। आई समझ? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंस है। दोनों में ही कैरियर प्रोटीन यूज़ हो रही है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिश्वत लेके यानी एनर्जी बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी जा रही है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन खुद ब खुद हो रहा है, पैसिव है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाई टू लो नहीं हो रहा, लो टू हाई हो रहा है, इसी वजह से रिश्वत लेनी पड़ रही है। यानी हम ऐसा कह रहे थे ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूवमेंट हो रही है तो वो खुद ब खुद होगी। इसमें खुद ब खुद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये लो से हाई की तरफ हो रही है मूवमेंट, दैट्स वाई। अब आते हैं सेल के ऑर्गेनील्स पर। सेल के ऑर्गेनील्स एक्चुअली देखें, ये सेल है और
इसके अंदर जितने भी हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने पढ़ेंगे जिनका एक अलग अलग काम होगा वो ऑर्गेनील्स होते हैं। इनको हम कहते हैं दीज आर सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर जिनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। अब देखो ये है सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो वैसे होती प्लांट सेल में और कुछ बैक्टीरिया फंजाई में भी। अब ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी मटीरियल है तो कुछ भी नहीं, ये एक जेल से भरा हुआ है। तो ये खाली स्पेस जो जेल से भरा हुआ है इसको हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। मैं यहाँ से सिर्फ CYT लिख रही हूँ, साइटोप्लाज्म। ओके अब ये होता है साइटोप्लाज्म। ये एक तरह से जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि पूरे को फिल किया हुआ है इसको, सेल के इनर पार्ट को, जिसमें 90% वाटर होता है। अब यहाँ पर सारे ऑर्गेनील्स होते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म उन ऑर्गेनील्स को होल्ड्स करता है और उन्हीं से बनता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में धागेदार मतलब ऐसे ऐसे धागों की तरह ना कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, नज़र आ रही होती हैं, वो सपोर्ट कर रही होती हैं सेल के स्ट्रक्चर को। उन जो नेटवर्क है, जो थ्रेड लाइक नेटवर्क है, उसको हम कह रहे हैं साइटोस्केलेटन। एक तरह से ये सपोर्ट है, एक तरह की सपोर्ट है सेल के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पर ऑर्गेनील पर, जो कि न्यूक्लियस। ये ऑर्गेनील तो नहीं है, यहाँ से ऑर्गेनील स्टार्ट होता है मेजर। दैट वन जो नंबर 1 पर जो ऑर्गेनील हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ऐसा कह सकते हैं कि ये ब्रेन है सेल का। सारी एक्टिविटी जो सेल की होती है ना वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब ये यूजुअली एनिमल सेल में सेंटर पर मौजूद होता है। दिस वन इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सबसे बड़ा ऑर्गेनील है, लार्जेस्ट ऑर्गेनील है सब ऑर्गेनील में। और जितनी भी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस में होती है। इंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA वो इसी न्यूक्लियस के पास होती है। पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला ये सेल है। ये जो न्यूक्लियस है ना खुद भी बाहर से मेम्ब्रेन से कवर्ड हुआ हुआ होता है, और एक नहीं बल्कि 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड हुआ हुआ होता है, और दोनों ही फास्फोलिपिड से बनी हुई होती हैं। और जिस तरीके से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं मटेरियल के एक्सचेंज के लिए, इसी तरीके से न्यूक्लियस में भी पोर्स होते हैं छोटे। न्यूक्लियस खुद जो है जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, यानी पूरा साइट जो ये वाली साइट है ना एक जेली के सब्सटेंस से भरी हुई है। इसी तरीके से न्यूक्लियस भी एक जेल लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ है, और उस जो सब्सटेंस से भरा हुआ है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पूरी न्यूक्लियस को फिल कर देता है फ्लूइड। और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी एक डार्क एरिया होता है जहाँ पर RNA की एग्रीगेशन हुई हुई होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल वो नेटवर्क की फॉर्म में होता है। इस तरीके से ना धागे नज़र आ रहे होते हैं, मैश बना हुआ होता है बिल्कुल ही। अब देखें ये जो नेटवर्क नज़र आ रहा है ये जेनेटिक मटेरियल है। ये तब तक है जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा। जब ये सेल डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होने लगता है, तो ये पूरा नेटवर्क जो है ना वो श्रिंक होके, मतलब जैसे हम ऐसा है कि जो धागा होता है उसको हमने रील में पूरा फोल्ड कर लिया, उसको ना बांध दिया पूरा रील के सराउंड में। इसी तरीके से ये ना खुद अपने आप को इस तरीके की फोल्डिंग में ले आता है और ये शेप ले लेता है। इस शेप को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होता है एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है, नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होता है जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। जैसे ही सेल डिवाइड होने लगता है तो ये इस तरीके की शेप इख्तियार करता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। नेक्स्ट ऑर्गेनील इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बुरी शक्ल का ऑर्गेनील है। ये देखें इतनी भी बुरी नहीं है, कैप्सूल टाइप इसकी शेप है। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक, ये रही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है अंदर की तरफ, तो इन फोल्ड्स को हम कह रहे हैं क्रिस्टी। याद रखें, ये नाम याद रख लो क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है। आगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, इसमें भी देखें फोल्ड्स बने हुए हैं। इनके फोल्ड्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड्स हैं इनको हम क्रिस्टी कह रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस याद कर लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पोर्स को हम क्या कह रहे हैं, सॉरी फोल्ड्स को हम कह रहे हैं क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी पर मौजूद होती है प्रोटीन्स जो कि ATP सिंथेसाइज कर रही होती हैं। इसी इनर मेम्ब्रेन पर ना जेली लाइक मटीरियल होता है, मतलब जेली लाइक मैट्रिक्स से भरा हुआ होता है ये इनर मेम्ब्रेन इसकी। और यही जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन होती है, फूड की जो ब्रेकिंग होती है उसके लिए ये यहाँ पर ही हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। और जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP प्रोड्यूस होती है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन में आ सकते हैं इस तरीके के सवाल कि विच ऑर्गेनील इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया।
ऑर्गेनील इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उससे पहले थोड़ा राइबोसोम को देख लेते हैं। राइबोसोम एक तरह का ऑर्गेनील है जो कि आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक, अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख लें। दिस वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसमें भी देखें कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हुई हुई है और इन फोल्ड्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं। गोल्जी बॉडी में भी आप देखोगे आगे जो हम पढ़ेंगे ना गोल्जी बॉडी, उसमें भी इसी तरीके की कुछ स्ट्रक्चर होती है। लेट मी शो यू, देखें ये भी इसी शेप की स्ट्रक्चर है, बल्कि बल्कियर है इससे भी। अब ये जो गोल्जी बॉडी है उसमें भी ये फोल्ड्स हैं, तो उन फोल्ड्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कह रहे थे। ये डिफरेंस याद रखना है। आप देखें इसमें छोटी छोटी ट्यूब्स की तरह स्ट्रक्चर बनी हुई है, जैसे ट्यूब्स हों, कुछ फ्लैट एरिया भी है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर आपने पिक्चर में देख ली। तो अब इसके डेफिनेशन पर आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ होलो ट्यूब्स, फ्लैटेंड शीट्स एंड राउंड सैक। तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का हो सकता है, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ ईआर जो होता है इसमें स्मूथ क्यों होता है ये? क्योंकि इस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं हुए हुए होते हैं। रफ ईआर पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इस वजह से वो रफ सा लग रहा होता है। इसलिए क्योंकि रफ ईआर पर राइबोसोम्स अटैच है, राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। इसलिए रफ ईआर का काम क्या हुआ? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। जबकि स्मूथ ईआर जो होता है वो लिपिड्स की सिंथेसाइज और ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड वगैरह इनमें इन्वॉल्व होता है। कुछ मेटाबॉलिज्म में भी फंक्शन होते हैं इसके, डिटॉक्सिफिकेशन, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन, ये इसके कुछ फंक्शंस हैं, याद करने हैं आपको। अब आते हैं गोल्जी बॉडी पर। गोल्जी बॉडी भी शेप मैंने आपको दिखाई थी, बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही दिखती है। गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले का नाम ही कैमिलियो गोल्जी था, इस वजह से इसको गोल्जी का नाम दिया गया। अब ये वो ऑर्गेनील है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ, क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है ना इसका, तो पहले नज़र आने वाला ऑर्गेनील था, इस वजह से डिस्कवर भी सबसे पहले यही हुआ। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और इसको हम कहते हैं सोर्टिंग ऑर्गेनील ऑफ द सेल। ये जो एक्स्ट्रा नाम है ना इनके, ये याद रख लिया करें। जैसे गोल्जी बॉडी को सोर्टिंग ऑर्गेनील ऑफ द सेल भी कहा जाता है और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये दोनों गोल्जी बॉडी के नाम है। गोल्जी बॉडी में जो फोल्ड्स हैं उसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। अब इसके फंक्शंस पर आते हैं। ऐसा होता है कि जो राइबोसोम है ना प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन बना के रफ ईआर को सप्लाई करेगी, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करती है गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी उसको रिसीव करने के बाद उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके फिर उसको सेंड कर देती है साइटोप्लाज्म की तरफ। फिर जहाँ पर उसको जाना होता है, जैसे लाइसोसोम की तरफ जाना है तो लाइसोसोम की तरफ भेज देगी गोल्जी बॉडी। ये काम होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ऑर्गेनील है दैट इज़ वेसल्स एंड लाइसोसोम्स। वेसल्स जो हैं ऐसा समझो एक तरह की शॉपर है। जब भी दुकान से हमने कोई चीज़ खरीदी उस शॉपर में डाल के घर ले आए, फिर उस शॉपर को खाली करके सेव कर लिया। फिर जब बाहर जाना हो कोई किसी काम से और हमें उसी में कुछ डाल के ले जाना हो, उसी शॉपर में हमने चीज़ें डाल दी और फिर बाहर ले गए। यानी वेसल जो है ना, जैसे एक प्रोटीन बनी, अब इस प्रोटीन को गोल्जी बॉडी के अंदर आना है ना, तो इस प्रोटीन के बाहर से एक मेम्ब्रेन बन जाती है जो इसको कवर करके रखेगी। फिर ये गोल्जी बॉडी के अंदर आएगा, ये मेम्ब्रेन से प्रोटीन बाहर आई, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई और जो भी चेंजिंग आई, फिर से जब ये गोल्जी बॉडी से बाहर जाएगी प्रोटीन, तो बाहर जाते फिर से ये शॉपर में पैक हो जाएगी। तो वैसे एक तरह की शॉपर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल सैक है। ठीक, इसका काम क्या है? मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट, स्टोर करना, बिल्कुल शॉपर वाले काम ही है। लाइसोसोम्स पर आए तो लाइसोसोम्स को भी गोल्जी बॉडी ही फॉर्म करती है। अब ये लाइसोसोम्स भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम्स एक तरह की प्रोटीन है जो कि क्या करती है? डाइजेशन में हेल्प करती है, ब्रेकडाउन में हेल्प करती है, चीज़ों को तोड़ने वोड़ने में भी काम आती है। तो पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम्स इसके अंदर मौजूद है लाइसोसोम्स के अंदर। क्या होता है कि ये पानी को हाइड्रोलाइज करना या फिर कुछ सब्सटेंस को हाइड्रोलाइज करना, ये काम करते हैं ये एंजाइम्स। अब ऐसा होता है कि जो लाइसोसोम की ये जो वाल है ना, कभी कभार रप्चर हो जाती है, तो ये एंजाइम्स आ जाते हैं बाहर। जब एंजाइम्स ये बाहर आ गए तो अब ये इर्द गिर्द की चीज़ों को खाना स्टार्ट कर देंगे। क्या होगा कि सेल के मटेरियल को खाना स्टार्ट कर देंगे तो सेल ही मर जाता है। इस वजह से लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड सेक, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी। ठीक,
अब आते हैं वैक्यूल की तरफ। वैक्यूल सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होते हैं। लाइसोसोम एनिमल में होते हैं, वैक्यूल प्लांट में होते हैं, और ये काम इन दोनों का एक जैसा ही है। वैक्यूल भी एक तरह की फ्लड फिल्ड जो है ना स्पेस है जिसमें सेल सेप भरा हुआ होता है। सेल सेप यानी सेल का सॉल्यूशन भरा हुआ होता है जिसमें सेल्स वाटर साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। ये मोस्टली प्लांट सेल में मौजूद होता है। बाहर से इसकी भी मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और टोनोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। वैक्यूल का काम भी यही है, चीज़ों को स्टोर करना, एक्सक्रीट करना, ये काम होता है वैक्यूल का। इसमें भी कुछ हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब आते हैं सेंट्रियोल की तरफ। सेंट्रियोल एनिमल सेल में मौजूद होता है। सेंट्रियोल एक तरह का ऑर्गेनील है। अब इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये जो सेंट्रियोल होते हैं ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। अब आप इसको थोड़ा और फोकस्ड करके देखेंगे तो इसमें पूरे 9 सेट्स आ रहे हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो इसमें टोटल 9 सेट्स आ रहे हैं, और 1 2 3, ये देखें 9 सेट से बनी हुई ये 9 ट्यूब्स हैं बिल्कुल। अब ये जो 9 सेट हैं उसमें हर एक सेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रही हैं, 1 2 एंड 3। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, यानी ओवरऑल एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। टोटल सेट कितने, 9 सेट हैं, और हर सेट में कितनी माइक्रोट्यूब्यूल आ रही है, थी। ये इन्फॉर्मेशन याद कर ले पिक्चर देख कर। अब माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई इस तरीके की स्ट्रक्चर को हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये जो सेंट्रियोल होते हैं हमेशा पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं। एक सेंट्रियोल अगर ऐसे रखा हुआ है तो दूसरा यूँ रखा हुआ होगा, यानी परपेंडिकुलर फॉर्म में ये मौजूद होते हैं, और जिस जगह मौजूद होते हैं उस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इनका काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना। अब किस तरीके से सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं। सेल डिवीजन का ही चैप्टर है। प्लास्टिड्स पर आए। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होते हैं। ये प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनील है जो कि मैन्युफैक्चर में भी हेल्प करता है, बनाने में केमिकल कंपाउंड्स के बनाने में भी हेल्प करता है, और उनको स्टोर भी करता है। अब ये जो प्लास्टिड्स हैं इनमें पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट मतलब कलर देना इनका काम होता है। अब प्लास्टिड्स जो है वो कलर के बुनियाद पर 3 तरह के हैं। कुछ होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, कुछ के पास होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर होंगे, जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है वो कलर ग्रीन कलर्ड सेल होते हैं। जैसे लीफ जो होते हैं वो उसमें क्लोरोप्लास्ट है। और क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड होते हैं, ग्रीन के अलावा कलर हो, येलो, ऑरेंज। तो हम देखते हैं फ्रूट्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, फ्लावर्स कलरफुल होते हैं। तो उनमें जो प्लास्टिड्स है वो कौन सी टाइप मौजूद है, क्रोमोप्लास्ट टाइप मौजूद है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। कुछ सब्जियां होती हैं ना कलरलेस, जैसे पोटैटो और रेडिश जो है वो भी ल्यूकोप्लास्ट उसमें मौजूद होगी उनके सेल्स में भी, क्योंकि वो भी कलरलेस है। यूजुअली ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना यही स्टोरेज का काम भी करते हैं। सो ऑर्गेनील जो कि डिस्कस हुआ है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक तरह की डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनील है। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा होता है। स्ट्रोमा में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसका हम कहते हैं थायलाकोइड डिस्क। अब ये थायलाकोइड डिस्क अकेली नहीं होती, इस तरीके से बहुत सारी डिस्क इसी अरेंजमेंट में मौजूद होती हैं। इस अरेंजमेंट से ये जो एक पूरी लेयर बनी है इस लेयर को हम कह रहे हैं गिरेनम। ऐसी बहुत सारी लेयर बनी हुई होती हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आप क्लोरोप्लास्ट की पिक्चर बुक से देख लें एक दफ़ा। दिस वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। आप देख सकते हैं ये भरा हुआ स्ट्रोमा है इसके अंदर, ये एक ग्रेनम, ये दूसरा ग्रेनम, तो ओवरऑल सारे ग्रेना हो गए। और इस ग्रेनम में एक ये वाली जो डिस्क है इसको हम कहते हैं थायलाकोइड डिस्क। थायलाकोइड की सरफेस पर होता है फोटोसिंथेसिस का अमल, इस पर होता है क्लोरोफिल मौजूद। तो क्लोरोफिल में होता है ना, क्लोरोफिल के थ्रू ही होता है फोटोसिंथेसिस। आगे चैप्टर भी आएगा, पढ़ेंगे। सेल साइज़ में ये कुछ मैंने एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, बल्किएस्ट सेल कौन सा है, ये याद कर लेना है। अब आते हैं टिश्यूज़ पर। टिश्यू हम किसको कहते हैं, जब सिमिलर सेल कंबाइन होते हैं तो हम उनको टिश्यूज़ कहते हैं। टिश्यूज़ 4 तरह के होते हैं एनिमल के। प्लांट के टिश्यूज़ 2 तरह के होते हैं, एनिमल के टिश्यूज़ 4 तरह के, जिनको हम पढ़ते हैं 1 बाय 1, एपिथेलियल, कनेक्टिव वगैरह। अब पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ पर। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है सरफेस जो बॉडी की है ना उसको कवर करते हैं, यानी हमारी स्किन को कवर कर लिया। बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग जो है बाहर से जो बनी हुई होगी वो भी इसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है। एपी का मतलब ये होता है सरफेस की फॉर्म दे रहा है ये अपर। अब एपिथेलियल 6 तरह के टिश्यूज़ हैं।
एपिथेलियल टिश्यूज़ खुद भी 6 टाइप्स के हैं, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबिकल, सिंपल कॉलमर, फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबिकल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमर, यानी इस तरीके से टोटल 6 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज़ हो गए। सिंपल का वर्ड जहाँ पर भी आ रहा है दैट मीन्स कि एक ही लेयर होगी सेल की, ये एक मतलब लेयर्स जो है ना सेल की एक ही बनेगी, जबकि स्ट्रेटिफाइड में जो लेयर्स बनती हैं वो डबल लेयर भी हो सकती है, ट्रिपल लेयर भी हो सकती है, इस तरीके से सेल्स आपस में कंबाइन होते जाएंगे, तो ये स्ट्रेटिफाइड में आ गया। ठीक है, स्क्वेमस का मतलब है कि इसकी शेप ना कुछ इस तरीके से होगी टिश्यूज़ की, ये एक सेल है ऐसे, इस तरीके की शेप होगी। क्यूबिकल में क्यूबिक शेप होगी, स्क्वायर टाइप यूँ, और कॉलमर में जो शेप होती है सेल की वो इस तरीके से होती है, यानी बिल्कुल लंबे लंबे से कॉलम की तरह ना, इस तरीके के सेल होते हैं। तो आप बस देख लें कि इस शेप क्या होती है। बाकी थोड़े बहुत मैंने फंक्शन लिखे हैं, जैसे सिंपल एक स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है कि फंक्शन तो नहीं लिखा, ये पाए कहाँ जाते हैं ये लिखा है कि लंग्स के एल्वुलाई में मौजूद होते हैं। लंग्स में ना एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे अंगूर की तरह ना, बिल्कुल यूँ बनी हुई, इसको हम कहते हैं एल्वुलाई। असल में एक्सचेंज यहाँ से होती है गैसेस की। तो एल्वुलाई ऑफ लंग्स में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, और ल्यूमिन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में और थायराइड ग्लैंड में क्यूबिकल मौजूद होते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर मैंने पार्ट्स लिख दिए कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस एक नज़र देख लेना। ट्रांजिशनल एपिथेलिया एक तरह से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया का ही सबसेट है, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। तो टिश्यूज़ में आपको ना इनके ये वाले फंक्शंस मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन इसको भी एक नज़र हम देख लेते हैं कि अगर डेफिनेशन आ जाए तो एटलीस्ट हम इसको टिक करने के काबिल हो जाएं। सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्टिंग का काम, बाइंडिंग का काम करते हैं, जैसे कार्टिलेज है, बोन है, एडिपस, ब्लड, ये चारों कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू में जो पहली टाइप है कार्टिलेज, ये हमारे एयर जो होता है ना, एयर का पहिना होता है जो, ये ईयर पूरा इससे बना हुआ होता है, कार्टिलेज से बना होता है, सेमी सॉलिड टू फ्लेक्सिबल इसकी नेचर होती है, मैट्रिक्स की तरह। बोन जो है थोड़ा हार्ड है, मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेज थोड़ा हार्डर है, ओस्टियोसाइट से बना हुआ, ओस्टियोसाइट सेल से बना हुआ। और एडिपस टिश्यूज़ जो होता है इनका काम होता है फैट्स एंड एनर्जी को स्टोर करना। ब्लड एक तरह का फ्लूइड है, तो ये तीनों चारों कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। मसल टिश्यूज़ पे आए तो ये हमारे मसल सेल में मौजूद होते हैं, मसल सेल्स में नहीं सॉरी मसल्स में मौजूद होते हैं ये टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ भी 3 तरह के हो सकते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनके टिश्यूज़ स्ट्रिएटेड होते हैं, यानी स्ट्रिप बनी हुई होती है, इस तरीके की ना स्ट्रिप स्ट्रक्चर होती है। और कार्डियक मसल भी स्ट्रिएटेड होते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये अनस्ट्रिएटेड होते हैं, इसमें स्ट्रिप या इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बनी हुई होती। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ना वो वॉलंटरी है, यानी हमारे कंट्रोल में, हम इनको कब कॉन्ट्रैक्ट करवाएं। जैसे हमारे हाथों पैरों की जो मूवमेंट होती है ना, लेग्स एंड आर्म्स की, ये मसल्स ना बोन्स के साथ अटैच्ड हैं वाया टेंडन। तो जब भी हमें बोन, आर्म्स को, लेग्स को, फेस को, इनको मूव करवाना होता है तो मूवमेंट में वो हमारे कंट्रोल में होती है, तो ये स्केलेटल मसल्स भी हमारे कंट्रोल में वॉलंटरी हैं। कार्डियक मसल जो है, कार्डियक का वर्ड ही बता रहा है कि ये वाल्स ऑफ द हार्ट में मौजूद होंगे, और ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी इसी वजह से हमें सोचकर जो है ना, हार्ट बीट जो है ना वो सोच कर नहीं होती, वो खुद ब खुद हार्ट हमारी बीट होती रहती है, क्योंकि ये इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में इनकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी, इनकी कॉन्ट्रैक्शन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूट्रस में, ब्लेडर में। यानी ऐसा होता है कि हमने एक दफ़ा खाना खा लिया तो वो जब ईसोफेगस से मूव कर रहा है, स्टमक में जा रहा है, इन सब चीज़ों के लिए हमें सोचना नहीं पड़ रहा है, ये खुद ब खुद काम हो रहे हैं, क्योंकि स्मूथ मसल्स जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, खुद ब खुद चीज़ें मूव कर रही होंगी। लास्ट में आते हैं नर्वस टिश्यू में, तो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, न्यूरॉन सेल्स के बने हुए टिश्यूज़ हैं ये नर्व्स टिश्यू, और ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ कंट्रोलिंग की ब्रेन की हो रही होती हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं ये नर्वस टिश्यूज़। ये है प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ तो बहुत सारे इसके टाइप्स आ गए हैं, वैसे होते 2 तरह के, फिर उनकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं। प्लांट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। वो टिश्यूज़ जो डिवाइड होते हैं, ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं, उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वो टिश्यूज़ जो डिवाइड नहीं होते, ग्रोथ नहीं देते, सिर्फ सपोर्ट का काम करते हैं, तो वो कहलाते हैं परमानेंट टिश्यूज़। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी इनके पास एबिलिटी है डिवाइड होने की, और थिन वॉल्ड होते हैं, इनका न्यूक्लियस लार्ज होता है, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती, इसके ऑपोजिट होते हैं परमानेंट।
अब पहले मेरिस्टेमेटिक को कंप्लीट कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। जो शूट होती है उसकी जो अपेक्स है, ये वाला हिस्सा, इस यहाँ पर मौजूद होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और रूट्स की टिप्स पे, ये जो रूट्स हैं इसकी टिप्स पर भी, ये रूट्स होती हैं ना, तो रूट्स की टिप्स पर भी ये मौजूद होते हैं, क्योंकि जहाँ से ग्रोथ होगी, अब रूट बढ़ेगी तो इस तरीके से बढ़ेगी, इसलिए इसकी टिप पर एपिकल मेरिस्टम्स है, और ये जो शूट बढ़ती है वो इस तरीके से इंक्रीज़ होगी। तो जहाँ से इंक्रीज़ होती है उसके अपेक्स पर मौजूद जो है वो एपिकल मेरिस्टम है, और इनकी वजह से लेंथ में इंक्रीज़ आता है। जैसे ये डिवाइड होता है ना, तो लेंथ में इंक्रीज़ आता है, और इस तरीके की ग्रोथ को, जहाँ लेंथ में इंक्रीज़ आ रहा हो, ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो लेटरली मौजूद होते हैं, यानी यहाँ पर इस साइड पर मौजूद होंगे, तो इससे ना साइज़ इंक्रीज़ होगा, या हम इसे कह रहे हैं कि विड्थ जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो जो लेटरल साइट होती है रूट की, शूट की, वहाँ पर लेटरल मेरिस्टम्स मौजूद हैं, इससे ग्रोथ बढ़ती है, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, और ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो लेटरल मेरिस्टम्स की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का के अबाउट। अब आते हैं परमानेंट टिश्यूज़ पर। परमानेंट टिश्यूज़ सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी। सिंपल में एक ही तरह की टाइप आती है सेल में, और कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 4 तरह के हैं। उसमें से जो एपिडर्मिस और पैरेन्काइमा है, ये दोनों सिंपल है। एपिडर्मिस बॉडी को कवर कर रहा है, पैरेन्काइमा सेल मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं, ये ग्राउंड टिश्यूज़ भी कहते हैं इनको। ये लीव्स में मौजूद होते हैं तो मीज़ोफल कहलाते हैं। इनकी प्राइमरी वॉल थिन होती है, लार्ज न्यूक्लियस है, ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है इसकी। कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा जो है वो सपोर्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। इसमें से कोलन कायमा जो है वो एपिडर्मिस के बीनीथ मौजूद होता है, और स्क्लेरन कायमा जो है ये इसमें सेकेंडरी वॉल्स होती हैं जो कि लिग्निन की बनी हुई होती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट जो है वो स्क्लेरन कायमा से मिलती है, और ये मोस्टली डेड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक। ये चारों तरह के टिश्यूज़ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ थे। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ पर आए, ये बहुत ही मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ से, ये रहे दो टाइप, जाइलम और फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर या सॉल्यूशंस की फॉर्म में जो चीज़ मौजूद है उसकी ट्रांसपोर्ट करना, रूट से लेकर स्टीम तक पहुँचाना, ये जाइलम का काम होता है। फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड मटीरियल जितने भी होते हैं वो ज़मीन से लेकर ज़मीन से लेकर नहीं, लीव्स पर बने तो लीव से लेकर बाकी की बॉडी तक पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। जाइलम में ऐसा होता है कि अगर थिक सेकेंडरी वॉल से बने हुए हैं तो उनको मतलब दो तरह के होते हैं ना जाइलम, वेसल्स एंड ट्रेकियाइड्स। वेसल्स में थिक वॉल्स होती हैं और ट्रेकियाइड्स में थिन वॉल्स होती हैं, ओवरलैपिंग एंड्स होते हैं इसके। इस तरीके से ये यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ। टिश्यूज़ में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ है ना वो एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम्स हैं, और ये दो डेफिनेशन, उसके अलावा ये 4, इन दोनों के फंक्शन खाली, तो इनको देख लीजिएगा, वैसे सारा ही कवर हो गया। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।